एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। इस गांव में सभी लोग मिलनसार, मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे का एहसास करने वाले थे। इसी गांव में एक ऐसी शख्सियत भी थी जो अपने किरदार से पूरे गांव में मशहूर थी। राजू भैया। राजू भैया इस गांव के इकलौते डाकिया थे। राजू भैया पूरे गांव के खत और पैसे वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। दूर दराज बैठे हुए लोगों को करीब करना ही राजू भैया की सबसे बड़ी खुशी थी। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। अरे राजू भैया आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम राजू भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? ठीक हो? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अल्लाह का शुक्र है राजू भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। और जब तक आप जैसे भाई इस गांव में हैं तो हम बहनों को क्या परेशानी। बिल्कुल ठीक कहा बेटी। राजू, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अल्लाह हर माँ को राजू जैसा बेटा अता करे। आमीन। सितारा बहन, बाहर आइए, आपका खत लाया हूँ। बहुत शुक्रिया राजू भैया, तुम्हारी वजह से बहुत आसानी हो गई है मुझे। जैन के पापा तो फौज में हैं, मैं अकेली जान क्या क्या करती। तुमसे बहुत सहारा है मुझे। बहुत शुक्रिया सितारा बहन, ये तो फर्ज है मेरा। साइमा खाला, बाहर आइए, आपका खत लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला, आपके बेटे का खत आया था। उसमें लिखा है कि इस बार मैंने ज्यादा पैसे भेजे हैं ताकि आप घर की मरम्मत अच्छे से करा सकें। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया राजू बेटे। मैं अनपढ़ औरत क्या जानूं कि खत में क्या लिखा है। अगर हर इंसान तुम जैसा हो जाए तो मुआशरा सुधर जाएगा बेटे। जीते रहो। आपका बहुत शुक्रिया खाला, अपनों को करीब करना ही तो मेरा मकसद है। राजू भैया इसी तरह पूरे गांव की खिदमत करते थे और पूरी ईमानदारी के साथ उनके पैसे और ख़त वगैरह उन्हें देते थे। पूरे गांव के दिल में राजू भाई के लिए एक अलग ही इज्जत और मोहब्बत थी। बहुत शुक्रिया राजू भैया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी ज़रूर। राजू भैया अपने पेशे से हटकर भी लोगों की खिदमत करते और इसे अपनी जिम्मेदारी समझते। एक दिन राजू भैया डाक खाने से अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें नदीम मिल गया। अरे राजू भैया, आप यहाँ? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? अरे राजू भैया, अपना तो काम एकदम मस्त है। महीने के 4-5 लाख बना लेते हैं। क्या 4-5 लाख? ऐसा भी क्या कर रहे हो भाई? अरे राजू भैया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब आखिरी उम्र में होगे ना तो ये तारीफें काम नहीं आएंगी। कोई नहीं पूछेगा, पैसा काम आएगा, पैसा। मेरी बात मानो राजू भैया, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाओ। अरे देखते नहीं क्या बंगले, गाड़ियां, लोग कैसे ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारा भी हक है भाई। या तो अपना ये छोटा सा पेशा बदलो या फिर इसी से ही रास्ते बनाओ। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? मगर ये मेरी खुशी है, मेरे इत्मीनान का जरिया है ये। अरे राजू भैया, जब दौलत आती है ना तो खुशी और इत्मीनान ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमने तो समझा दिया भाई, आगे मर्जी है तुम्हारी। राजू भैया अपने घर आ गए, पर आज राजू भैया एक अजीब कश्मकश में थे। क्या नदीम भाई वाकई सही कह रहे हैं? क्या मैं वाकई बेवकूफ़ी कर रहा हूँ? नहीं, ये शायद हाँ। क्या करूँ? ये मेरी खुशी है, मगर मुझे कितनी इज्जत मिलती है माशरे में, कितना प्यार मिलता है, कितने लोग भरोसा करते हैं मुझ पर। लेकिन ये सब तो शायद अमीरों को भी मिलता है और इससे कई ज्यादा मिलता है। कितना आलीशान घर है इसका, कितनी खुशनसीबी है, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी। शायद नदीम भाई ठीक कहते हैं। चल राजू, अपने काम पे लग जा। क्या मैं भी कभी ऐसे घर में रह सकता हूँ? क्या मेरे नसीब में ये बंगला होगा?
शायद नहीं। नदीम भाई ने आज आलीशान गाड़ी खरीदी है, पर मेरे पास तो साइकिल तक नहीं। हे राजू, तुम्हारे पास भी सब कुछ हो सकता है। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कैसे आ गए अचानक से? मैं तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा हूँ जिसे तुम बेदार कर रहे हो। मुझे नाम से लालच कहते हैं। मैं तुम्हें जमीन से आसमान पर बिठाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजू, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा दोस्त नदीम तुम्हारे से मुखलिस है। वो जो कहता है वैसा करो। नदीम ने आज घर बना लिया है, गाड़ी बना ली है। वो कितना आगे है, और तुम अपने आप को देखो जरा, कहाँ हो? और वैसे भी तुम तो डाकखाने के अलावा लोगों की कितनी हेल्प करते हो, उसका भी तो मुआवजा होना चाहिए। जो तुम लोगे वो तुम्हारा मुआवजा ही होगा, बेईमानी नहीं होगी। मेरी बात मानो तो ये घर, गाड़ी, बंगला, लोग सब तुम्हारे होंगे। अगले दिन जब राजू भैया अपने काम पर निकले तो रास्ते में उन्हें दादी अनीसा मिल गई। अरे राजू बेटे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी दादी माँ, कहिए, क्या काम है? अरे राजू बेटे, तुम तो जानते हो कि मेरी उम्र तकरीबन 100 बरस की होने वाली है। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी पेंशन निकलवाने जाऊं। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा बेटे। दादी अनीसा की पेंशन तो बढ़ गई है, खुद रख लूं या बता दूं उन्हें? पर मैं इतनी दूर से लाकर भी तो देता हूँ। 5,000 तो मेरा भी हक है, बस 10 ही दूंगा। सलमा बहन, बाहर आइए। अरे राजू, तुम सलमान को खत लिखो ना, वो हर महीने पैसे कम भेज रहा है। मेरी बेटियों की शादी सर पर है, कैसे होगा सब कुछ? तुम उसे खत में लिखो कि पैसे ज्यादा भेजे। अरे सलमा बहन, बहुत दफा खत लिखा है, मगर तुम्हारा बेटा जवाब नहीं देता इस बात का। मेरी बात मान लो, वो बाहर जाके बदल गया है। 3 साल हो गए हैं, क्या वो वापस आया? नहीं ना? अरे राजू भैया, ऐसी बात तो ना करो, मेरा दिल टूट रहा है। उसने ऐसा कभी नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया है। अरे सलमा बहन, जो सच है वही बता रहे हैं। कुछ दिनों बाद राजू भैया के हालात बदलने लगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा भैंसों का बाड़ा खरीद लिया। दूध में आधो आध पानी डालना है, और जो गाढ़ा करने की तरकीब मैंने बताई थी वो इस्तेमाल कर लेना। मगर राजू भैया, ये तो बेईमानी हो जाएगी। हमारे ग्राहक भी खराब हो सकते हैं। जो तरीका बताया है दूध को गाढ़ा करने का, उससे ग्राहक नहीं जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। बस जैसा कहा है वैसे करो। राजू भैया, आधो आध पानी आप डाल दें, फिर जो आगे बेचने वाले हमसे दूध लें, 1 बाल्टी वो डाल दें। फिर एक गरीब घर में आधा किलो दूध जाए तो आधा किलो पानी अम्मा डाल दें। राजू भैया, इस तरह तो गरीबों के पेट में खालिस दूध का सिर्फ 1 चमचा ही जाएगा। पको मत, जितना कहा है बस उतना करो। राजू बेटे, काफी अरसे से पेंशन नहीं बढ़ रही, हालांकि हर दफा तो कुछ न कुछ बढ़ जाती है। क्या हो गया है? दादी अम्मा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। जितनी आपकी पेंशन होती है मैं तो लाकर दे देता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी पर तो कोई शक नहीं बेटे, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया। राजू भैया को अब अपनी तारीफें सुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि वो वैसे नहीं हैं जैसा लोग उन्हें समझ रहे हैं। राजू भैया अब काफ़ी मालदार हो चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी से खुशी और इत्मीनान नामी चीज़ ख़त्म हो गई थी। इतनी दौलत होने के बावजूद दिल मुतमईन नहीं होता, न कोई खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम दादी माँ। वालेकुम अस्सलाम अख्तर बेटे।
दादी माँ, वो मैंने आपको बताना था कि अब आपकी पेंशन डाक खाने में नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो फोत हो चुके हैं, लोग उनके साइन करके पेंशन निकलवा लेते हैं डाक खाने से, इसलिए फौज ने नोटिस लिया है अब आपकी पेंशन डाक खाने में नहीं बैंक में आया करेगी। आपको मेरे साथ शहर के एक बैंक चलना पड़ेगा, मैं आपका सारा काम करा दूंगा। दादी अनीसा और अख्तर मियाँ शहर के एक बैंक पहुँचे। दादी जान, आप यहाँ बैठे, मैं सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आता हूँ। ठीक है बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मेरी दादी जान है, उनकी पेंशन का इशू है कुछ। जब अख्तर मियाँ सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर कर आए तो उन्हें पता चला दादी अनीसा की पेंशन 10,000 नहीं बल्कि 15,000 थी। राजू भैया उन्हें 5,000 कम देते थे। उधर सलमा बहन के बेटे ने भी सरप्राइज दे डाला। सरप्राइज माँ। मेरा बच्चा सलमान, कितना वक्त लगा दिया तूने वापिस आने में। परदेश जाके तो तू अपनी माँ को भूल ही गया मेरे बेटे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी कुछ मजबूरी थी। लोग क्या क्या न कहते थे तेरे बारे में कि तू बदल गया है, अब तू कभी नहीं आएगा। मैं ऐसा क्यों करता माँ? तुमने ही तो मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, बाहर भेजा। मैं इतना एहसान फरामोश तो नहीं हो सकता माँ। तुमने उनकी बात का यकीन कैसे कर लिया माँ? तुम्हारा सलमान कभी नहीं बदल सकता। तूने पैसे भेजना कम कर दिए। मैंने कितनी मुश्किलों से तेरी बहनों की शादियाँ की है, तुझे कोई अंदाजा है? तुझे राजू ने कितने खत लिखे लेकिन तूने कोई जवाब ना दिया उसका। मुझे तो राजू का कोई खत नहीं मिला। मैंने तो हमेशा पूरे पैसे भेजे हैं, बल्कि ज्यादा ही भेजे हैं। क्या इसका मतलब है कि राजू भैया मुझे पैसे कम देते हैं? मेरा दिल नहीं मानता इस बात पर। वो तो गांव के एक अजीम इंसान है, कैसे कर सकते हैं वो ऐसा? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटे, मगर मुझे माँ मत कहो। ऐसा क्यों कह रही हैं दादी माँ? क्या हो गया है? आप बिल्कुल मेरे लिए मेरी माँ की तरह हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि अपनी माँ के साथ कितने फ्रॉड किए हैं तुमने? जिसे माँ कहते हो उसके साथ फ्रॉड करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे पैसों का दुख नहीं, मेरी जिंदगी तो गुजर ही चुकी है। दुख है तो उस मान का, उस भरोसे का जो मैंने तुम पर किया। तुम तो ऐसे कभी न थे राजू, कभी न थे। मुझे माफ कर दे माँ जी, माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दे मुझे। यानी तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपनी माँ की उम्र की खातून को भी ना छोड़ा। तुम इतने बेईमान कब हो गए राजू भैया? मैंने अपने बेटियों की शादी किस महरूमी से की है तुम्हें अंदाजा है? हमारे मान भरोसे का ये सिला दिया है तुमने राजू भैया। मुझसे कहते रहे कि मेरा बेटा बदल गया है, असल में तो तुम्हारी नीयत बदल गई है राजू भैया। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे राजू भैया, ये एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें। कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी खुश नहीं रह चुप पाओगे। कर जाए माँ, घर चले, ऐसे लोगों का कभी नहीं भरता। चले मेरे साथ। आज राजू भैया की आंखों से लालच की पट्टी उतर गई। ये क्या कर दिया है मैंने? अपनी इज्जत, अपना वक़ार, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है मैंने अपने हाथों से। राजू भैया के फ्रॉड के किस्से आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में मशहूर हो गए। राजू भैया तो बहुत काबिल थे, बहुत भरोसे के लगता है। अरे भाई, हर बंदा ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। हाँ, समझ नहीं आई कुछ नहीं। इंग्लिश के बच्चे की तैयारी रहती है मेरी थोड़ी सी, बस। वो देखो लालची राजू भैया। तुम जानते हो अर्जुन, राजू भैया ने पूरे गांव से पैसे लिए और उनके काफी सारे पैसे खा लिए। ये बहुत लालची है। अम्मी कहती है ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तुम सही कहते हो, लालच तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। क्या मिला मुझे ये सब करके? कितनी इज्जत थी मेरी, कितना प्यार करते थे लोग मुझसे,
मैंने सब गवा दिया है अपनी लालच की वजह से। राजू भैया, ना जाने भैंसों में कौन सी बीमारी आ गई है। सुबह ही सुबह 4 भैंसे मर चुकी हैं और बाकियों की हालत भी खतरनाक है। क्या 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 कह रहे हो करमू? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने क्या कर दिया है? ये सब मेरे गुनाहों की सजा है, मेरे गुनाहों की सजा है। मुझे बद्दुआ लग गई है, पूरे गांव की बद्दुआ लग गई है करमू, बद्दुआ लग गई है। राजू भैया ने खुद को घर में कैद कर लिया था और हर जगह आना जाना छोड़ दिया था। एक दिन अख्तर मियाँ उनके पास आए। राजू, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? क्यों घर में इस तरह बंद हो गए हो? इसके अलावा चारा भी तो नहीं कोई अख्तर। क्या करूं मैं? मेरे गुनाह मुझे चैन नहीं लेने देते। यार राजू, इतना मायूस होना अच्छी बात नहीं है। हम सब इंसान हैं और हम सबसे ही गलतियां होती हैं। मगर पता है अच्छी बात क्या है? कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और यही सबसे बड़ी बात है। ये तो तुम कह रहे हो अख्तर भाई, मगर अब कोई मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा कभी कोई मुझ पर। अब तुम सबसे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। और हमारे गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि वो तुम्हें आसानी से माफ कर देंगे। मेरी बात मानो, माफी मांग लो सबसे। नहीं यार, मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मुझे उनके सामने जाने से भी शर्म आती है। मैं ये नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद अख्तर मियाँ राजू भैया के पास दोबारा आए। यानी तुमने सारी जिंदगी घर में बंद रहने का फैसला कर लिया है राजू? तो फिर ठीक है, मैं गाँव वालों को तुम्हारे घर ले आया हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने कैसे मेरे अंदर इतना लालच आ गया। मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ कि मैं आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अरे अब ये बच्चों की तरह रोना बंद करो राजू। हम सब इंसान हैं, भटक जाते हैं, मगर जो सही रास्ते पर आ जाता है वो ही आला इंसान होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि जिसके मैंने जितने पैसे लिए हैं वो सब वापस लौटा दूं। फिर राजू भैया ने लालच से अपना पीछा छुड़वाया और वापस उसी तरह ईमानदारी से काम करने लगे। जिंदगी में ट्रैक से उतरना बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रैक पर वापस ना आना ये बुरी बात है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी सोहबत अच्छी है, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो आप हमेशा सही ट्रैक पर रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर विजिट कर रही थी तो मैंने देखा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। थैंक यू।